हाँ भाई, चलो ध्यान दो। जैसे ओए, स्क्रीन पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, एनोटेशन रुको ऑफ करने दो। हाँ चलो ध्यान दो। जैसे हम लोग जब लास्ट क्लास का डिस्कशन कर रहे थे एसिडिक क्वेश्चन का, तो उसमें ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, बेसिकली ये सब चीजों का डिस्कशन किए थे। अच्छा, लास्ट क्लास में तुम लोगों को बोला था ये सब चीज सोच के आने के लिए ना, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके आने के लिए बोला था शायद से, है ना? यस सर। सॉल्व किया है यस सब लोग? किया है? यस सर। नहीं सुधांशु? हाँ सर किए हैं। सोनाली? यस सर। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहाँ से दिए थे होमवर्क? 20 से। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया था? 18 नहीं हुआ था। 18 भी नहीं हुआ था यार, 18 नहीं हुआ था, 18 नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार मार्क भी कर लेना, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 वाले पार्ट में 2 ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 19 को जब कंसिडर करेंगे तो बेसिक क्वेश्चन सबसे पूरा हो जाएगा S3S में, इसका मतलब एसिडिक क्वेश्चन 2 1 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 वाले पार्ट में SClO SClO2 SClO3 SClO4। क्वेश्चन नंबर 21 वाले पार्ट में S3PO2 S3PO3 S3PO4। क्वेश्चन नंबर 22 वाले पार्ट में ये ऑर्डर तुम लोगों को पहले ही बोला था, याद रखना है, sp कार्बन और sp3 नाइट्रोजन वाले पार्ट का एसिडिक क्वेश्चन का ऑर्डर ऐसा रहेगा। फिर उसके बाद HClO4 HbRO4 HiO4 1 2 3। उसके बाद का तो ऑर्डर बता ही रखा था, 26 नंबर में भी ऑर्डर बता रखा था। और क्वेश्चन नंबर 27 में 2 ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 3, ऐसा कुछ ऑर्डर निकल के आना चाहिए। चलो एक सेकंड रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 से आगे देखना शुरू करो, 18 19 20 21, इन चारों में कोई अगर डाउट हो तो पूछ लो। सर 19 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट है, चलो ध्यान दो। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 को अगर कंपेयर करेंगे हम लोग, तो 19 वाले पार्ट में S3O प्लस दे रखा, S3S दे रखा, S3S प्लस और NH4 प्लस। तो जैसे अगर यहाँ से H प्लस हटाए तो H2O बनेगा, यहाँ से अगर H प्लस हटाए तो H2S बनेगा, और NH4 प्लस से H प्लस हटाएंगे तो NH3 बनेगा। तो पहले दिन एक स्टेटमेंट लिखाया होगा तुम लोगों को, बोला था नोट कर लेना इस चीज़ को, ये चीज़ कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये जो सबसे पहला पॉइंट है। तुम लोग को माउस पॉइंटर दिखाई देता है क्या? माउस पॉइंटर तो नहीं दिख रहा। मतलब कहाँ पे मेरा, क्या कहाँ पे मेरा माउस जाता है दिखता है? नहीं, बस अभी तो लाइन दिख रहा खींचते है। क्या? बस लाइन खींचते अभी तो पता चल जाता है। नहीं लाइन नहीं, कोई पॉइंटर नहीं दिख रहा होता है, कहाँ पे मेरा पॉइंटर है सर दिख दिख रहा रहा है है। सर। दिख रहा है ना? हाँ मतलब लाइन खींचते तब तो हाँ पता ये चलेगा, बट माउस पॉइंटर नहीं दिखता, बस एक पॉइंट दिखाई देता है, पॉइंट जहां भी मूव करा तो पॉइंट दिख रहा होता है ना? एरो दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो वही बस बस और कुछ नहीं चाहिए। तो जैसे कंजुगेट बेस वाला पार्ट, कंजुगेट बेस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड विल बी वीक, ठीक है? तो जिस एसिड का कंजुगेट बेस जितना वीक होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा। मतलब जो भी एसिड है उसका कंजुगेट बेस बनाओ और उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, तो H3O प्लस में जब H प्लस हटाए तो कंजुगेट बेस H2 आया, S3S प्लस में H2S आया, और NH4 प्लस में NH3 आया। तो H2O H2S और NH3 वाले पार्ट को जब कंपेयर करेंगे तो इस केस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा? तो जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में लोन पेयर, जब अलग अलग एटम के ऊपर लोन पेयर होता है तब उस केस में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर रखते हैं। जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अलोंग द पीरियड उसके ऊपर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर लोन पेयर ज़्यादा स्टेबल हुआ इसका मतलब ये है कि हम लोगों का जो कंपाउंड है उसमें बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होता चला जाएगा। मतलब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर अगर ज़्यादा स्टेबल है तो लोन पेयर के डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट थोड़ा कम निकल के आ जाएगा। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ज़्यादा बेसिक होगा। फिर जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप हम लोग साइज का फैक्टर देखते हैं। ज़्यादा बड़े एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, तो अगर ज़्यादा स्टेबल है इतना मतलब लेस बेसिक। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर वाला पार्ट न्यूट्रल फॉर्म में। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस NH3, सब, फिर उसके सेकंड नंबर पे H2O और H2S सबसे वीकेस्ट बेस। जिस एसिड का कंजुगेट बेस सबसे वीक होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। फिर उसके बाद H2O और NH3 में H2 वाला पार्ट वीक बेस है, NH3 थोड़ा रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस है। ओवरऑल अमोनिया भी वीक बेस है
बट H2O के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्गर बेस है। इसका मतलब आराम से जिसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा उसके कंजुगेट एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे पुअर होगा 2, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22 तक में कोई और डाउट? So 21 and 22. क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कैसे डाउट हो सकता है भैया? ऐसा तो डाउट नहीं होना चाहिए। पहले वाले केस में यहाँ से H+ हटाए, दूसरे वाले केस में H+ हटाए, तो sp कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और sp3 नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऐसा कंपेयर नहीं किया है क्या बेसिक स्ट्रेंथ में? स्टार मार्क भी करा रखा है। अभी नोट दिखाएंगे तो बहुत मार मारेंगे हम। sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 नाइट्रोजन। तो कार्बन के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। और जिस एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा निकल के आता है। तो इस एसिड का कंजुगेट बेस वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल था तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। 22 तक में और कोई डाउट? सर 21। 21। क्वेश्चन नंबर 21 वाले पार्ट को हम अलग से स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ये पहले भी मेंशन किया था, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होगा तो स्ट्रक्चर बना के काम करना। जैसे पहले H3PO4 दे रखा, तो इस केस में P डबल बॉन्ड O, फिर उसके अलावा एक और OH, दूसरा OH और तीसरा OH कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद वाले केस में H3PO3, इसका मतलब आराम से यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, उसके अलावा एक OH, दूसरा OH और एक H ले सकते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं। अच्छा, तीसरा भी स्ट्रक्चर बना ही देते हैं। H3PO2, P डबल बॉन्ड O, OH, H एंड H। तो पहले वाले केस में कहीं से भी H+ हटा दो, तो एक काम करते हैं इस साइड से H+ हटाते हैं। दूसरे वाले केस में भी H+ हटाया, तीसरे वाले केस में भी H+ हटाया। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है, रेजोनेंस में जा सकता है, रेजोनेंस में जा सकता है। तीनों जगह पे नेगेटिव चार्ज P डबल बॉन्ड O के साथ ही रेजोनेंस में जाएगा, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। तो हर जगह पे P डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस होगा। दूसरे वाले केस में वही रेजोनेंस होगा, तीसरे वाले केस में वहीं पे रेजोनेंस होगा। लेकिन पहले वाले केस में ऑक्सीजन का लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा सकता है। तो इसका मतलब ये है लोन पेयर के रेजोनेंस की वजह से हम लोगों का जो पहला रेजोनेंस था वो पार्ट थोड़ा कम होगा। ये पहले भी डिस्कस किया था। एक रोटी है, एक आदमी को खाना है तो 100% खाएगा। एक रोटी है, दो जगह पे खाना है, दो भी क्या, तीन जगह पे खाना है। ऑक्सीजन का लोन पेयर नीचे भी रेजोनेंस कर सकता है। तो एक रोटी 3 आदमी को खाना है, मतलब हर एक को कम रोटी मिलेगा। तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज सबसे कम रेजोनेंस में जा पाएगा। जबकि सेकंड वाले केस में एक ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस की वजह से अपने नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट का रेजोनेंस थोड़ा कम होगा। थर्ड में नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस 100% होगा पाई बॉन्ड के साथ। सेकंड में रेजोनेंस थोड़ा कम होगा एक लोन पेयर के रेजोनेंस की वजह से। और फर्स्ट वाले केस में नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस सबसे लीस्ट होगा क्योंकि दो लोन पेयर का रेजोनेंस है। तो जितना कम रेजोनेंस उतना कम स्टेबिलिटी, अगर नेचर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। तो पहले में P डबल बॉन्ड O है, दूसरे में P डबल बॉन्ड O है, तीसरे में P डबल बॉन्ड O है। अगर नेचर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तब उस केस में आराम से ज़्यादा रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबिलिटी, कम रेजोनेंस कम स्टेबिलिटी, ऐसा बोल सकते हैं। तो पहले वाले केस में स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट होगा, दूसरे वाले केस में स्टेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होगा, तो थर्ड वाले केस में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। तो जिस एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट उतना ही ज़्यादा निकल के आना चाहिए। तो ऑर्डर में 3, 2, 1 कंसिडर किया जा सकता है। बुझाया? बोल भाई जल्दी, समझ आया? यस सर, यस सर। और कोई डाउट? जल्दी बोलो, और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 23, 22 तक और कोई डाउट? 23, 24, सर 23। 23। क्वेश्चन नंबर 23 में HClO4, HbRO4, HiO4। HClO4 दे रखा, एक मिनट। HClO4, HbRO4 और HiO4। तो इस केस में जैसे HClO4 अगर कंसिडर करें तो Cl डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक यहाँ पे OH वाला पार्ट। दूसरे वाले केस में BrO4 दे रखा, तो Br डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे OH वाला पार्ट। HiO4 वाले पार्ट में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH वाला पार्ट दे रखा।
तो इस केस में जैसे H प्लस हटाए तो हर जगह देख के मालूम पड़ रहा है रेजोनेंस सिमिलर टाइप से है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे छोटा एटम क्लोरीन होता है साइज के हिसाब से, फिर उसके बाद ब्रोमीन का नंबर आता है और सबसे हाईएस्ट साइज आयोडीन का। और अगर एटम का साइज बढ़ता है, जैसे मान लो दो एटम है ए और बी, तो अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ा तो इस केस में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा, मतलब जो पाई बॉन्ड है या जो सिग्मा बॉन्ड है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला पार्ट डिक्रीज करना शुरू कर जाता है। तो सेंट्रल एटम बड़ा था तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो उतना इफेक्टिव नहीं बनेगा। सेंट्रल एटम थोड़ा छोटा हुआ तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो थोड़ा इफेक्टिव निकल के आएगा, और सेंट्रल एटम सबसे छोटा है पहले वाले केस में, तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो सबसे इफेक्टिव बनेगा। इसका मतलब पाई बॉन्ड इफेक्टिव बन रहा तो अपना रेजोनेंस भी मोस्ट इफेक्टिव हो रहा है, पाई बॉन्ड थोड़ा लेस इफेक्टिव है तो अपना रेजोनेंस भी थोड़ा लेस इफेक्टिव है। इस टाइप का कंसिडरेशन लेके आराम से काम कर सकते हैं। तो इन तीनों में सबसे इफेक्टिव रेजोनेंस फर्स्ट वाले केस में, फिर उसका सेकंड वाले केस में, फिर थर्ड वाले केस में। और जितना इफेक्टिव रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब पहले वाला पार्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस, दूसरा वाला पार्ट थोड़ा लेस स्टेबल कंजुगेट बेस, थर्ड वाला पार्ट लीस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस। तो जितना स्टेबल उतना ज़्यादा एसिडिक एक्सचेंज कंसिडर कर सकते हैं। वैसे इसको एक और तरीके से ध्यान रखना, अगर सेंट्रल एटम देख के सेम टाइप का लगेगा, ठीक है, एग्जैक्टली रेजोनेंस देख के सेम टाइप का लग रहा, तो उसमें ध्यान रखना सेंट्रल एटम का साइज जितना छोटा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट उतना ही हायर होगा। इसको हम लोग बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम है सेंट्रल एटम का, तो उस केस में जिस एटम का साइज सबसे छोटा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा निकल के आता है। इस एक केस को थोड़ा ध्यान रखे काम करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24, 25, 24। 24 में डाउट होना भी चाहिए था। इसका ऑर्डर हम साइड में लिख देते हैं 2, 1, 3। चलो ध्यान दो, जैसे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग से बनाते हैं। स्ट्रक्चर वाले पार्ट में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे OH दे रखा, एक और OH दे रखा, और यहाँ पे भी OH दे रखा। तो एक काम करते हैं, सबसे H प्लस वाले पार्ट को हटा के वहाँ का कंजुगेट बेस बना देते हैं। तो अपने पहले वाले स्ट्रक्चर में जो कंजुगेट बेस है रेजोनेंस में जा सकता है, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में जो कंजुगेट बेस है ये भी रेजोनेंस में जा सकता है, थर्ड वाले केस में कंजुगेट बेस रेजोनेंस में नहीं जा सकता। तो 1 में रेजोनेंस है, 2 में रेजोनेंस है, 3 में नहीं है। इसका मतलब 3 वाला जो पार्ट है वो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, तो सबसे लीस्ट एसिडिक। ये तो हो गया थर्ड वाले पार्ट का। 1 और 2 की बात करते हैं। 1 वाला पार्ट जब रेजोनेंस में जाएगा तो पाई बॉन्ड आगे बढ़ जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। बट अगर हम लोगों का 2 वाला पार्ट रेजोनेंस में जाएगा तो ये जब रेजोनेंस में जाएगा तब उस केस में पाई बॉन्ड आगे मूव करके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आराम से बना सकता है। तो देख के मालूम पड़ रहा है कि 1 वाला पार्ट जब रेजोनेंस करेगा तो छोटा रेजोनेंस है और केवल कार्बन के साथ रेजोनेंस है, जबकि 2 वाला पार्ट जब रेजोनेंस में जा रहा तब उस केस में बड़ा रेजोनेंस है और बेसिकली कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस है। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस मतलब -m टाइप का इफेक्ट यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं हम लोग। तो -m टाइप का इफेक्ट यहाँ पे ऑपरेट करेगा, मतलब 2 वाले पार्ट के कंजुगेट बेस को स्टेबल करने के लिए, जबकि 1 में केवल एक नॉर्मल कार्बन चेन का रेजोनेंस होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 2 वाला पार्ट, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर उसके बाद 1 वाला पार्ट, फिर उसके बाद 3 वाला पार्ट बोल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ये एक बार खुद से सोच के देखना, सिमिलर टाइप का है तो सोच के देखना एक बार, ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, 27 में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। 27। 27 या 27 में डाउट होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 27 में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दे रखा। तो इस केस में यहाँ H प्लस हटाए, यहाँ H प्लस हटाए, यहाँ H प्लस हटाए, तो 1 और 3 तो सेम दिख रहा है, तो 1 और 3 में कोई डिफरेंस नहीं है, तो एक चीज़ पक्का है 1 = 3। अब आइदर 2 वाला जो पार्ट है वो इससे ज़्यादा एसिडिक हो सकता है या इससे कम एसिडिक हो सकता है। तो 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, तो 1 और 2 में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 2। क्यों? रेजोनेंस में जाएगा 2 जगह। रेजोनेंस में 2 जगह जाएगा और दोनों सेम नेचर का पाई बॉन्ड है, जबकि पहला वाला केस केवल एक जगह रेजोनेंस में जाएगा। तो अगर 2 ज़्यादा स्टेबल है तो जिस एसिड का कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल उसका एसिडिक एक्शन ज़्यादा। और कोई डाउट?
सर 26 में 26 में, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, ये सवाल ठीक है। जैसे तुम लोगों को जो बेसिक बताया है उससे ये काम हो जाएगा इस क्वेश्चन वाले पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 26 वाले पार्ट में जैसे अगर हम लोग कंजुगेट बेस बनाए, तो कंजुगेट बेस वाले पार्ट में यहाँ एच प्लस हटाए, माइनस चार्ज बना। माइनस चार्ज जब रेजोनेंस में जाएगा तो ये पाई बॉन्ड को आगे लेके गए, इसको आगे लेके गए, बॉन्ड को ब्रेक करके जिस कार्बन पे डाला उस कार्बन को माइनस चार्ज है और यहाँ पे NO2 भी है। तो जिस कार्बन पे NO2 है अगर उस पर माइनस चार्ज आया, इसका मतलब इस NO2 का माइनस M इफेक्ट इस OH पे ऑपरेट करेगा। बोला भी था M इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है। कैसे चेक करते हैं, बेंजीन में भी बताया था। रेजोनेंस करा के देखो, जिस कार्बन पे M ग्रुप है अगर उस पर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आएगा तो उसका इफेक्ट ऑपरेट करेगा। दूसरे वाले केस को ट्राई करके देखते हैं। अगर यहाँ का माइनस चार्ज रेजोनेंस में जाए तो पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट कराओ, मतलब यहाँ भी पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, मतलब शुरुआत में तो यही करते हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, फिर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में लेके गए तो यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। बट हमको मालूम है कि हमको लेके कहाँ जाना है कार्बन, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, तो इसलिए यहाँ पे पाई बॉन्ड वाले पार्ट को एक ही बार आगे शिफ्ट करो। इसको आगे शिफ्ट किया, इसको आगे शिफ्ट किया, तो उस केस में नेगेटिव चार्ज तो हम लोग इस एटम पे नहीं आ रहा, हम लोग ये बॉन्ड ब्रेक करके आगे लेके जाना पड़ रहा है। तो अगर यहाँ पे OH हुआ तो उस केस में नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाते वक्त इस कार्बन जिसके ऊपर NO2 है, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं करा पा रहा। तो अगर यहाँ के कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हो रहा, मतलब NO2 का माइनस M इफेक्ट बेंजीन रिंग पे ऑपरेट करेगा बट OH वाले पार्ट पे ऑपरेट नहीं करेगा या O माइनस पे ऑपरेट नहीं करेगा। हमको मतलब तो O माइनस के स्टेबिलिटी से है, बेंजीन रिंग के स्टेबिलिटी से तो मतलब है भी नहीं। तो O माइनस पे अगर NO2 का माइनस M इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये पार्ट लेस स्टेबल है, पहला वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल है। जिस एसिड का कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल हो, ज़्यादा एसिडिक, 1 ग्रेटर देन 2। और कोई डाउट? वैसे इस तरह का सवाल तुम्हारे नीट के एग्जाम के लिए बिल्कुल ही अनइम्पोर्टेंट है, मेंस के एग्जाम के लिए भी रेयर चांसेस हैं, जो एडवांस के लायक सवाल हो सकता है, बट अदरवाइज बिल्कुल ही अनइम्पोर्टेंट है। लेकिन इस तरह का सवाल इसलिए कंसिडर कर सकते हैं ताकि बेसिक्स के तरीके से काम करे, बिना माइनस M प्लस M इफेक्ट के हिसाब से, तो भी मालूम पड़ जाए कि माइनस M प्लस M किस तरीके से ऑपरेट कर रहा होता है। ठीक है, और कोई डाउट? सर बोल बोल। सर कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, कंपेयर कैसे करेंगे? ये तो जैसे इतने देर से कर क्या रहे थे, जैसे मान लो ये सर क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें क्या किए थे? तो एक इसमें तो जैसे ये चीज है कि हर एक हाइड्रोजन को हटा के देखा, फिर हाँ देखा कौन सा ज्यादा स्टेबल है। बट इन जनरल जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है हम लोग उसी के बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं। तो कुछ केसेस ध्यान रखने होंगे, जैसे SO3H और ऊपर शायद इस तरह का सवाल कराया था ना, हाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड और SO3H। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और SO3H में ये ऑर्डर याद ही रखना है बेसिकली, क्योंकि बहुत ही जनरल ऑर्डर है, याद रखने लायक है। तो दिख गया एक तरह सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक है तो वहीं से हाइड्रोजन हटाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। तो ध्यान रखेंगे इन सब, कुछ जनरल ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, अदरवाइज फिर सवाल में जो कॉमन पार्ट होता है वहीं से H प्लस हटाना होता है। ठीक है, जैसे और कोई डाउट? जल्दी बोलो, और कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 18 में सर किस बेसिस पे कंपेयर किए हम तो उतने देर से पूछ रहे थे, सवाल कोई पूछा ही नहीं। अभी? यहाँ से H प्लस हटाया माइनस चार्ज बना, यहाँ से H प्लस हटाया माइनस चार्ज बना, कंपाउंड एरोमेटिक। दूसरा कंपाउंड हाँ दूसरा कंपाउंड 2 एरोमेटिक हुआ, एंटी एरोमेटिक, हाँ +2 ये ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा दोनों में? एरोमेटिक अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ। और कोई डाउट? नो सर। चलो भाई ध्यान दो। जैसे यहाँ तक तो जो सवाल करना था वो हम लोगों ने कर लिया। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग बाई कार्बोक्सिलिक सिस्टम ही डिस्कस कर लेते हैं। बाई कार्बोक्सिलिक सिस्टम वाले पार्ट में, या बाई कार्बोक्सिलिक नहीं, बाई कार्बोनिल सिस्टम। बाई कार्बोनिल सिस्टम का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ऊपर वाला जस्ट डायग्राम देखो जो इसके ऊपर बना रखा है ये चीज़, तो ये जो C डबल बॉन्ड O होता है, इस C डबल बॉन्ड O वाले पार्ट को कार्बोनिल सिस्टम बोला जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ जो C डबल बॉन्ड O है, अगर 2 दे रखा और दोनों एक ही कार्बन से अटैच्ड होगा, तब उसको इन जनरल हम लोग बाई कार्बोनिल सिस्टम बोल के काम कर लिया करता है। मतलब बाई कार्बोनिल सिस्टम में 2 कार्बोनिल कंपाउंड अगर पूरे कंपाउंड में तो भी हो जाएगा, कहीं पे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
हम लोग के कंसिडरेशन में जब हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ लेंगे तो उसके इसमें बाई कार्बोनिल का एक बेसिक मतलब मानते हुए चलेंगे कि एक ही कार्बन से दोनों सी डबल बॉन्ड ओ अटैच्ड हो या फिर दो तरफ सी डबल बॉन्ड ओ अटैच्ड हो, तो इसको हम लोग बाई कार्बोनिल, बाई मतलब दो, कार्बोनिल मतलब सी डबल बॉन्ड ओ, बाई कार्बोनिल सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन ये अटेम्प्ट तो किया, ये क्वेश्चन नंबर 27, तो इसीलिए मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसके आगे के क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। तो एक बार ट्राई करके देखो, क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर ही बेस्ड सवाल, सिमिलर टाइप के सवाल होंगे, ट्राई करके देखो एसिडिक स्ट्रेंथ में। ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन में क्या ऑर्डर होना चाहिए। पहले वाले क्वेश्चन क्या ऑर्डर होगा? बताओ कोई। बोलो भाई कोई। हमसे आंसर सुनने के बाद ही बस डाउट पूछेगा। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 28 वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा एसिडिक 2 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा, फिर उसके बाद 4 होगा और सबसे लास्ट में 1 वाला पार्ट। अगर डाउट होगा तो पूछ लेना। बता दीजिए सर। चलो ध्यान दो, एक से ऊपर अभी कंपेयर कर लिया था इस चीज़ को, बाई कार्बोनिल सिस्टम हुआ तो बीच वाला कार्बन ज़्यादा एसिडिक है, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर 2 में जो मोस्ट एसिडिक कार्बन है वहाँ से कंपेरिजन करेंगे। तो इस केस में जैसे पहले वाले केस में तो कहीं से भी H+ हटाओ कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाले केस में जब H+ हटाएंगे तो बीच वाले पार्ट से H+ हटेगा, थर्ड वाले केस में जब H+ हटाएंगे तब भी उस केस में बीच वाले पार्ट से ही H+ को हम लोग रिमूव करेंगे, और फोर्थ वाले केस में भी एग्जैक्टली सेम टाइप का ही कंसिडरेशन निकल के आना चाहिए। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में पहले वाले केस में नेगेटिव चार्ज एक जगह रेजोनेंस में जा सकता है, दूसरे वाले केस में 2 जगह जा सकता है, तीसरे वाले केस में 2 जगह जा सकता है, चौथे वाले केस में 2 जगह जा सकता है।
तो पहला तो सबसे लेस स्टेबल होगा, मतलब पहले का एसिडिक स्टेट सबसे लास्ट में होगा, ये हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, इसमें नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में 2 जगह है, इसमें भी 2 जगह है, इसमें भी 2 जगह है, लेकिन इसमें लोन पेयर का भी रेजोनेंस है। तो एक पार्ट तो सेम है, लेफ्ट वाला साइड सेम है तो उसका इफेक्ट भी सेम होगा। राइट वाले साइड में नेगेटिव चार्ज का लोन पेयर आराम से रेजोनेंस में जा सकता है, जबकि दूसरे वाले केस में राइट साइड में रेजोनेंस थोड़ा घटेगा क्योंकि लोन पेयर का रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो लोन पेयर के रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कम होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा। तो 2 वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू 3। अब अगर हम लोग 3 और 4 वाले पार्ट को कंपेयर करें, तो नेगेटिव चार्ज में जो राइट साइड वाला पार्ट है, ये राइट साइड वाला पार्ट तो कॉमन है, एग्जैक्टली कॉमन है। ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे भी लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, बट लेफ्ट वाले साइड में भी ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर सकता है, जबकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज केवल पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा। तो लोन पेयर के रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस थोड़ा कम हो जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस थोड़ा कम हो गया, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल है। तो फोर्थ वाला पार्ट और भी कम स्टेबल है। तो जिसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल वो सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर उसके बाद थर्ड वाला पार्ट, फिर फोर्थ वाला पार्ट। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से पूछ लेना, और अगर समझ में आ गया तो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, मतलब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 24 वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा एसिडिक 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 1। अगर डाउट है तो पूछ लो। सर कोई डाउट है? यस सर। चल एक ध्यान दे, तो ऊपर वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है। पहले वाले केस में 6 में मेट्रिक बन गया, दूसरे वाले केस में 1 2 3 4 5, अच्छा इसमें भी ऐसा करना पड़ेगा। दूसरे वाले केस में 6 में मेट्रिक बन गया। यस सर। थर्ड वाला केस सिमिलर टाइप का दिख रहा है, हाँ। फोर्थ वाला केस सिमिलर टाइप का दिख रहा है। यस सर। तो जो काम क्वेश्चन नंबर 28 में किया वही क्वेश्चन 29 में कर सकते हैं। हाँ। समझ में आया आंसर? यस सर। कभी कभी रिलेट किया करो, हर चीज को एकदम एब्सोल्युटली काम मत किया करो, ठीक है। यस सर। चलो ध्यान दो, जैसे एक तो ये पार्ट था जहाँ पे बाइकार्बोनिल सिस्टम की बात कर रहे थे। इसके बाद फिर हम लोग फिनॉल की बात करते हैं। फिनॉल में कुछ एक पार्टिकुलर कंसिडरेशन है जिसको अलग से ध्यान रखना होगा। जैसे फिनॉल का बेसिक मतलब क्या होता है तो मालूम है तुम लोगों को कि बेंजीन वाले पार्ट के ऊपर OH ग्रुप होना चाहिए। तो जैसे एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो, कि क्वेश्चन नंबर 30 होगा ना, हाँ। क्वेश्चन ट्राई करके सोचो कि इसमें ऑर्डर क्या होना चाहिए, बस सोच के देखो खुद से एक बार। इन तीनों में एसिडिकेशन का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सोच के देखो। सर
बोलो 132 होना चाहिए। क्या होगा? 132 132 सबसे ज्यादा होना चाहिए 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2। क्यों? क्योंकि सर दूसरा में तो -m होगा तो मेटा पोजीशन पे शो नहीं करेगा, हाँ, और पहला और तीसरा में तो सेम ही इफेक्ट है, तो पहले वाले केस में और तीसरे वाले केस में -m, तो कैसे कंपेयर करें? हम्म? सर तुम इसका भी -i कंसिडर करना पड़ेगा। बोले थे तुम लोग को लास्ट क्लास में स्टेबिलिटी ऑफ आयन और बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ लो एक बार ढंग से, उसमें सवाल किया था ऐसा। पहले वाले केस में -m है, थर्ड वाले केस में -m है, बट दूसरे वाले केस में -m ऑपरेट नहीं करेगा, -i है। तो पहले वाले केस में और थर्ड वाले केस में -m, और -m इज अ डोमिनेंट इफेक्ट देन -i, तो इसका मतलब सेकंड वाला पार्ट सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, तो सेकंड वाले पार्ट को सबसे लास्ट में रख देते हैं। फिर -m डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, तो इसका मतलब जितना -m पहले में होगा उतना ही -m थर्ड में होगा, -m से फर्क नहीं पड़ रहा। तब उसके बाद फिर हम लोग अगले इफेक्ट पे जाएंगे, -i वाला पार्ट। तो अगर -i वाले पार्ट पे जाएंगे तो -i नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी और बढ़ा देगा। तो इसका मतलब पहला वाला पार्ट ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, फिर उसके बाद तीसरा वाला पार्ट, और सबसे लास्ट में 2 वाला पार्ट। मतलब बेसिकली ऑर्थो वाला पार्ट सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, फिर पारा वाला पार्ट, फिर मेटा वाला पार्ट। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर आता है, एक्चुअल ऑर्डर पारा, ऑर्थो, मेटा हो जाता है। उसको याद भी ऐसे ही रखना, पॉम्फिनॉल। क्योंकि पहले वाले केस में OH वाला पार्ट आराम से ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के वजह से पहला वाला जो पार्ट है उसका हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं। जैसे हम लोग, और ऐसा भी ध्यान रखना है, निकलेगा ही नहीं का मतलब फर्स्ट के रिस्पेक्ट में नहीं निकलेगा। थर्ड के रिस्पेक्ट में तो हाइड्रोजन वाला पार्ट एसिडिक है, लेकिन फर्स्ट वाले पार्ट में हाइड्रोजन के जो रिमूव होने की टेंडेंसी है वो थोड़ी घट जाती है। तो घटने की वजह से इतना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है कि हम लोग का थर्ड वाला पार्ट ज़्यादा एसिडिक निकल के आता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। तो इस एक पार्टिकुलर ऑर्डर को फिनॉल में ध्यान रखना ही रखना है। जनरली एक्सपेक्टेड ऑर्डर हम लोग का ऑर्थो पारा मेटा होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग पारा ज़्यादा वैल्यू निकल के आएगा, फिर ऑर्थो और सबसे लास्ट में मेटा वाला पार्ट, उसको पॉम फिनॉल के नाम से डायरेक्टली याद रख सकते हैं। तो इसी चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है, नोट कर लो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा डिक्रीज कर जाता है, और इतना ही डिक्रीज करता है कि हम लोग के पारा वाले पार्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा निकल के आता है। नोट कर लिया? तो जैसे मान लो इसका एक और सवाल करा सकते हम लोग सिमिलर टाइप का, क्वेश्चन नंबर 31। एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का सवाल है, बस उसमें ध्यान रखना -m ग्रुप रहेगा तभी उस केस में नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस निकल के आएगा। जैसे सैलिसाइलर डिहाइड वाला पार्ट है, इसी का दूसरा अगर स्ट्रक्चर लेके चले, ऑर्थो एंड पारा, सॉरी मेटा एंड पारा वाला पार्ट, तो इसमें भी सीधा वैसे ही आंसर कर सकते हैं। जैसे पहले वाले केस में -m होता, थर्ड वाले केस में -m होता, फिर -i की वजह से फर्स्ट वाला पार्ट एक्सपेक्टेड ऑर्डर में ज़्यादा वैल्यू पे होना चाहिए था, 1 सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर थर्ड, फिर 2, मतलब ऑर्थो, पारा, मेटा। लेकिन हम लोगों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल के विद इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा, इसके वजह से हम लोगों का जो एक्चुअल ऑर्डर है तो पॉम फिनॉल के जैसा निकल के आ जाएगा, पारा ऑल्सो एंड मेटा वाला पार्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा डिक्रीज करेगा, और इतना ही डिक्रीज करेगा इतना ऑर्थो वाला पार्ट पारा से लेस एसिडिक निकल के आए। ये 2 ऑर्डर थोड़ा ध्यान रखना, या इस तरह का जो भी ऑर्डर होगा उसको ध्यान रखना है। और इन सब के बाद हम लोगों को एक पार्टिकुलर केस और डिस्कस करना होता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट का। जिसमें एक सीरीज याद रखना है, ये क्लास 12 के एनसीईआरटी में दे रखा है एक टेबल में, मतलब सीरीज के ऊपर डायरेक्टली
सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि सीरीज में नाम दे रखे हैं कंपाउंड्स के, उन नाम को याद रखना होगा अपने को। जैसे पहले तो एक बेसिक कैलकुलेशन है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, वो भी केस काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट केमिकल बॉन्डिंग के हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी उस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले उसी चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से एक पार्ट है अपना मैलिक एसिड और दूसरा फ्यूमरिक एसिड। केमिकल बॉन्डिंग में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो भी वहाँ पे ये चीज़ कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा जब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म डिस्कस करते हैं तो भी वहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। बट एक्चुअल में एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट का ही सवाल है। जैसे मैलिक एसिड वाले पार्ट में हम लोगों का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोग सिस वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करते हैं। सिस ब्यूट 2 इन डायोइक एसिड वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। और जब हम लोग फ्यूमरिक एसिड की बात करते हैं तो फ्यूमरिक एसिड वाले पार्ट में हम लोग का ट्रांस स्ट्रक्चर होता है। और जैसे यहाँ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एक चीज़ दिख रहा है अपने को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होने चाहिए, मतलब बेसिकली 2 एसिडिक हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर 2 एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो डेफिनेटली हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट में Ka1 डिफाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ Ka2 डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि इक्विलिब्रियम में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि जब कोई भी सब्सटेंस एक से ज़्यादा H+ दे सकता है तो जितना H+ दे सकेगा हम लोग उतना डिसोसिएशन कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। और इन जनरल जो K1 वाला पार्ट होता है ये पार्ट K2 से बहुत ही ज़्यादा होता है। एक जनरल कन्वेंशन है, उसको हम लोग को रिलेट करने की ज़रूरत भी नहीं होती। पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा दूसरे से रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब 10⁻⁴ -5 टाइम्स बड़ा होता है। तो इसके वजह से जो K1 वाला पार्ट है अगर ये K2 से बहुत ज़्यादा होता है तो इस केस में ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट जो K है ये पार्ट केवल K1 के ऊपर डिपेंड होगा, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए चलते हैं। तो इसमें करना क्या होता है उस चीज़ का ध्यान दो थोड़ा। जैसे सबसे पहला पार्ट जब K1 कंपेयर करेंगे तो K1 कंपेयर करने का मतलब है कि हम लोग एक H+ को रिमूव करके काम कर सकते हैं आराम से दोनों कंपाउंड में। जब एक H+ रिमूव करेंगे तो एक पहले वाले H+ वाले पार्ट के हिसाब से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हुए चल रहा है। तो ये तो अपना स्ट्रक्चर बन के आ गया। अब जैसे मान लो फर्स्ट वाले केस को जब कंसिडर करेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ CO- वाला पार्ट दे रखा, और दूसरे वाले केस में कार्बन के ऊपर OH है और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला पार्ट। तो देख के मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन वाला पार्ट डिस्टेंस कम है तो आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। जबकि दूसरे वाले केस में जो हम लोग का स्ट्रक्चर है उसमें CO- अपोजिट डायरेक्शन में चला गया एज कम्पेयर टू COH। तो ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है या हाइड्रोजन वाला पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता इसका मतलब है कि हम लोगों का जो कंपाउंड है ये थोड़ा लेस स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू पहला वाला पार्ट। तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल आएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जिस एसिड का कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब पहला वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू फर्स्ट, तो जिस एसिड का कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होता है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब K1 ऑफ मैलिक एसिड इज हायर देन K1 ऑफ फ्यूमरिक एसिड। जिसका K ज़्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट भी ज़्यादा होगा। तो ये एक पार्ट ध्यान रखना है K1 वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में कि जब हम लोग पहला H+ हटाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मैलिक एसिड का जो कंजुगेट बेस है पहले डिसोसिएशन के लिए वो ज़्यादा स्टेबल है। और अगर ज़्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी हम लोग के मैलिक एसिड वाले पार्ट का ज़्यादा निकल के आएगा। फिर जब हम लोग K2 वाले पार्ट की बात करें तो K2 का मतलब हम लोग को दोनों ही H+ हटाने होंगे। तो दोनों तरफ CO- का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर दोनों तरफ CO- का फॉर्मेशन होगा तो आराम से ऐसा कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। यहाँ पे CO-, उसके अलावा नीचे वाले पार्ट में भी CO- वाला पार्ट। अगर दोनों तरफ हम लोग CO- का फॉर्मेशन कर देते हैं तब उस केस में अब इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है तो सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर में सुन रखा होगा ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। तो यहाँ पे जब हम लोग कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे तो ट्रांस वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सिस, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं है। तो उस केस में K2 वाले पार्ट में फ्यूमरिक एसिड का जो आयन है फ्यूमरेट आयन वाला पार्ट वो ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब जो सेकेंड डिसोसिएशन है उसमें सेकेंड वाला पार्ट या फ्यूमरिक एसिड वाला पार्ट ज़्यादा एसिडिक निकल के आएगा। तो K2 ऑफ मैलिक एसिड विल बी लेस देन K2 ऑफ फ्यूमरिक एसिड, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग।
तो इस सवाल में एक्चुअल में 3 पार्ट हो जाता है। पहला पार्ट ये, मैलिक एसिड और फिमरिक एसिड में पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज़्यादा होगा। तो पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट मैलिक एसिड का ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले डिसोसिएशन के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम लोगों का मैलिएट आयन ज़्यादा स्टेबल है। दूसरे डिसोसिएशन कांस्टेंट में ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, तो फिमरिक एसिड का, क्योंकि दूसरे डिसोसिएशन कांस्टेंट के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ट्रांस स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। लेकिन क्योंकि K1 वाला पार्ट इज वेरी मच ग्रेटर देन K2, तो इस केस में जो ओवरऑल K वैल्यू है फिर किसी भी कंपाउंड का, वो ओवरऑल K वाला पार्ट केवल पहले वाले पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन K1। तो इस केस में जिसका K1 ज़्यादा होगा उसका ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मैलिक एसिड इज हायर देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फिमरिक एसिड। मतलब ओवरऑल हम लोग का मैलिक एसिड वाला पार्ट ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू फिमरिक एसिड। तो 3 पार्ट ध्यान रखना है, ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, दूसरा K1 किसका ज़्यादा होगा, और तीसरा K2 वाला पार्ट किसका ज़्यादा होगा। इन तीनों को हम लोग कंसिडर करके काम करते हैं, जिसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। इस चीज़ को नोट करने की अभी ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को घर पे जाके आराम से नोट कर लेना। मतलब काफ़ी बड़ा सा सीरीज़ है, या फिर एक काम करो, चलो नोट कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी में नोट कर लो। और इस ऑर्डर को एकदम याद रखना ही रखना है। इनफैक्ट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो यूनिक टॉपिक चल रहा है सबको ऐसे भी याद रखना है, नोट कर लो ऑर्डर। और नाम के साथ ध्यान रखना है इसको, मैलिक एसिड वाले पार्ट को ध्यान रखना है। सिस जब हम लोग लेके चलेंगे, मतलब ब्यूट टू इन डाइओइक एसिड का जब सिस स्ट्रक्चर लेंगे तो मैलिक एसिड बोलेंगे उसको कॉमन नेम में, और जब उसका ट्रांस स्ट्रक्चर लेंगे तो फ्यूमरिक एसिड बोला करते हैं। सर हाँ बोलो। सर हम लोग का ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं होगा? करेंगे स्टार्ट, केमिकल कैनेटिक्स चलने दो अभी। सोच रहे जैसे 12th वालों का स्टीरियो आइसोमरिज्म खत्म हो गया है लास्ट लेक्चर में, तो उन लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शुरू करना है। तो हम सोच रहे कि उन लोगों का क्लास थोड़ा कम करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अभी उन लोग का वीक में 3-4 क्लास केमिस्ट्री का ही चल रहा है। तो इसीलिए मेरा भी एक्चुअली शाम में स्लॉट खाली नहीं हो पा रहा है, आखिर कब क्लास लेंगे, पॉइंट ये हो जा रहा है। 11th क्लास का भी मैसेज चल रहा है, तो इसलिए तो उसमें ऐसा सोच रहे थे तुम लोग का पहले फिजिकल खत्म हो जाएगा, तब तक इन लोग का ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम लोग ऑर्गेनिक शुरू कर देंगे, उन लोग का फिजिकल शुरू कर देंगे इंजीनियरिंग वालों का, तभी तो एडजस्टमेंट हो पाएगा।
तो तेरे स्कूल में तो ऐसे ही फिजिकल आता है, तू क्या टेंशन ले रहा है? हाँ भाई, टेंशन कहाँ ले रहे हैं? कोई डीपीएस वाला होता तो समझ में आता है। ये पैरेलल में हम टॉपिक नहीं चलाना चाहते, इनऑर्गेनिक ये ऑर्गेनिक के साथ फिजिकल को, क्योंकि दोनों टॉपिक डिफिकल्ट है। इनऑर्गेनिक चला सकते हैं पैरेलल में तो, लेकिन ऑर्गेनिक वाला पार्ट तो चलाना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। मतलब सर ये केमिकल काइनेटिक्स के बाद क्या होगा? केमिकल काइनेटिक्स के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। सॉल्यूशन तो हो ही चुका है तुम लोग का, तो बस यही दो टॉपिक बचा है। फिर एक बार इसके बाद सॉलिड स्टेट बचेगा एक। सॉलिड स्टेट एक्चुअल में 12th का भी टॉपिक नहीं है, उसको एनसीईआरटी से हटा दिया गया, लेकिन 12th में ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान दो, और इस चीज़ को नोट कर लिया तो इसके बाद जैसे एक और सीरीज है जिसको थोड़ा याद रखना है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में डाई कार्बोक्सिलिक सिस्टम में एक इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पे दो COH वाले पार्ट के बीच में हम लोग के पास कार्बन चेन होगा। तो इसमें कार्बन चेन हो सकता है, एक कार्बन हो सकता है, 0 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो। मतलब N वाला पार्ट 0 होगा तो एक भी कार्बन चेन नहीं होगा, दोनों डायरेक्टली अटैच्ड होगा। अगर 1 होगा तो एक कार्बन चेन अटैच्ड होगा। 2, 3 इस टाइप से आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो जब हम लोग का डाई कार्बोक्सिलिक सिस्टम होगा, तो डाई कार्बोक्सिलिक सिस्टम वाले पार्ट में हम लोग आराम से ये कंसिडरेशन लेके काम करेंगे कि हम लोग के बीच में कितना कार्बन चेन है, और उससे हम लोग का एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज़ की बात करते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग का एक COH वाला पार्ट दे रखा, और अभी तो मालूम पड़ गया तुम लोगों को कि हम लोगों का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो केवल पहले वाले H+ के ऊपर डिपेंड करता है। केवल पहले वाले H+ के एसिडिक स्ट्रेंथ ये हटाने के बाद नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ भी। तो जैसे यहाँ से H+ हटाए, नेगेटिव चार्ज बना, अभी नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो एक चीज़ तो है कि CO- में रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे तो स्टेबिलिटी होगा, लेकिन वो रेजोनेंस तो यहाँ पे कार्बन 1 हो या 2 हो या 3 हो हमेशा रहेगा। मतलब इसके अंदर के इफेक्ट से तो हम लोग को फर्क नहीं पड़ रहा है, वो हर जगह पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन इसके ऊपर अटैच्ड ग्रुप का क्या इफेक्ट है, अगर ये देखना शुरू करें तो COH वाला पार्ट कोई कंजुगेशन सिस्टम में नहीं है, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं हो सकता, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं हो सकता, हाइपर कंजुगेशन नेगेटिव चार्ज वैसे भी नहीं होगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है। और बेसिकली ये जो COH वाला पार्ट है ये आराम से CO- पे -I इफेक्ट ऑपरेट करा सकता है। तो अगर COOH -I इफेक्ट ऑपरेट कराएगा, तो जितना ज़्यादा -I इफेक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी उतना ही बढ़ेगा। तो इस केस में n का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे, n का वैल्यू मतलब ये n बढ़ाएंगे, तो n बढ़ाने से नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, और अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो इस केस में जो अपना डिस्टेंस वाला पार्ट है, डिस्टेंस वाले पार्ट का मतलब COH का डिस्टेंस CO- से, ये डिस्टेंस वाला पार्ट इंक्रीज करेगा। और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, इसका मतलब ओवरऑल -I वाला पार्ट घटेगा। और अगर -I घटेगा तो इस केस में जो कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी है वो भी डिक्रीज करेगा, और अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट भी आराम से डिक्रीज करेगा, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का सिस्टम हुआ बाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें 20 में एक एक कार्बन है, इसका एक सीरीज होगा, अभी जस्ट मेंशन करने वाले हैं। तो इस केस में कार्बन चेन के लेंथ के ऊपर एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा। कार्बन चेन का लेंथ जितना ज़्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि कार्बन चेन बढ़ने से इस ग्रुप का, मतलब COH वाले ग्रुप का CO- से डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से -I इफेक्ट डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी वाला पार्ट डिक्रीज करेगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट भी आराम से डिक्रीज करेगा। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये ऑर्डर नोट कर लो, और उसके बाद सीरीज वाले पार्ट की बात करते हैं। सीरीज याद रखना है तुम लोगों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके आगे जो सीरीज नोट करेंगे उसको तुमको भी नोट करते जाना है। नोट कर लिया इस चीज़ को। चलो भाई ध्यान दो। जैसे अगर हम लोग का 2 COH ग्रुप होगा, जिसके बीच में एक भी हम लोग के पास हाइड्रोजन वाला, ये सॉरी कार्बन चेन वाला पार्ट नहीं है, तो इस केस में जब n = 0 होगा
तो इस चीज़ को हम लोग ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं, मतलब कॉमन नेम वाला पार्ट है ऑक्जेलिक एसिड। जब हम लोगों का इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट के बीच में एक कार्बन चेन होगा तो इस चीज़ को हम लोग मेलोनिक एसिड बोलते हैं। एक सेकेंड। जब हम लोगों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट के बीच में एक सी कार्बन चेन होगा, मतलब एक CH2 ग्रुप होगा, तो इस केस में हम लोग इस चीज़ को मेलोनिक एसिड बोलते हैं। और इसको उससे कंफ्यूज मत करना, उधर मैलिक एसिड था, इधर मेलोनिक एसिड वाला पार्ट है। फिर उसके बाद जब हम लोगों के दोनों COH के बीच में दो कार्बन चेन होगा, मतलब दो CH2 वाला पार्ट, तब इस केस में हम लोग टर्म सक्सिनिक एसिड बोलते हैं। फिर उसके बाद जब हम लोगों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट के बीच में 3 का कार्बन चेन होगा तो CH2 होल थ्राइस ले सकते हैं हम लोग, ऐसा ही लिख देते हैं CH2 होल थ्राइस और दोनों तरफ COH वाला पार्ट, तो इसको हम लोग ग्लूट्रिक एसिड बोलते हैं। फिर उसके बाद जब CH2 वाले पार्ट का 4 कार्बन चेन होगा तब इस केस में हम लोग टर्म एडिपिक एसिड वर्ड यूज करते हैं नॉर्मली। फिर उसके बाद जब हम लोगों के CH2 वाले पार्ट का टोटल 5 यूनिट होगा तब इस केस में हम लोग पिमेलिक एसिड वर्ड यूज करते हैं। और सबसे लास्ट में जब टोटल 6 कार्बन चेन होगा दोनों COH के बीच में तब उस केस में हम लोग सुबेरिक एसिड वर्ड यूज करते हैं। ये नाम सब ध्यान रखना है, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूट्रिक एसिड, एडिपिक एसिड, पिमेलिक एसिड एंड सुबेरिक एसिड। और जब हम लोग इन सब केसेस में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जैसे अभी जस्ट मेंशन किया था कि जैसे जैसे कार्बन चेन का लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग का जो एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट है, मतलब कार्बन चेन बढ़ेगा तो -I घटेगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट हम लोग का डिक्रीज करता चला जाएगा। तो जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तब उससे इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा या फिर बेसिकली Ka का वैल्यू डिक्रीज करेगा या फिर Pk का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ये ऑर्डर अपने को याद रखना है। ऑक्जेलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद मेलोनिक एसिड में, फिर सक्सेनिक एसिड, फिर ग्लूट्रिक एसिड, एडिपिक एसिड, पिमेलिक एसिड और सबसे लास्ट में सुबेरिक एसिड कंसिडर कर सकते हैं। सीरीज नोट कर लो। सीरीज नोट कर लिया? किसी का बाकी है? जल्दी बताओ। हो गया। चलो चलो ध्यान दो इधर। जैसे सीरीज को याद रखना थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक होता है जिसको ध्यान रखना है। जैसे ऑक्जेलिक एसिड वाले पार्ट से O ले लो। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। जैसे ऑक्जेलिक एसिड वाला जो पार्ट है इसे हम लोग O ले लिए, मेलोनिक एसिड से M ले लिए, सक्सेनिक एसिड से S ले लिए, ग्लूट्रिक एसिड से G, एडिपिक एसिड से A, पिमेलिक एसिड से P और सबसे लास्ट में S वाला पार्ट। तो इस केस में जो हम लोगों का पूरा सीरीज है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सीरीज वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करके चले तो ओवरऑल सीरीज में एक चीज़ ये दिख रहा है हम लोग को OMS, और उसके नीचे फिर सीरीज के दूसरे पार्ट में हम लोग आराम से GAPS कंसिडर कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सीरीज है इससे हम लोग का ओम्स जाप्स बनता है। तो जब हम लोग ओम का जाप करेंगे तो उसके इसमें सीरीज अपने आप याद हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूट्रिक एसिड, एडिपिक एसिड, पिमेलिक एसिड और सुबेरिक एसिड। इसीलिए हम लोगों के दादा परदादा बोला करते थे कि ओम का जाप किया करो, तो बाद में 12th क्लास में एसिडिक स्ट्रेंथ याद रखने में याद आसानी रहेगा। ये सीरीज का थोड़ा ध्यान रखना,
ये सीरीज वाला पार्ट याद रखना है। एनसीईआरटी में क्लास 12 में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव में एक टेबल में ये ऑर्डर दे रखा है, शायद उसमें ये दे भी नहीं रखा, सुबेरिक एसिड नहीं दे रखा, लेकिन ऑर्डर को याद रखना है। सवाल सीधा यही पूछेगा, ऑक्जेलिक एसिड ग्लूट्रिक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो कॉमन नेम विथ उसके कार्बन चेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल रटा होना चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। और इसको याद रखने के बाद एक ऑर्डर है जिसको रटना ही रखना है। लास्ट क्लास में मेंशन किया था तुम लोगों को कि हम लोगों का जो ये है क्वेश्चन का सीरीज होता है, नॉर्मली जे एडवांस का क्वेश्चन एम्स में कॉपी किया जाता है, मेंस में कॉपी किया जाता है, बट पहली बार एम्स का क्वेश्चन जेई एडवांस में कॉपी किया गया था, तो इसीलिए ये एक ऑर्डर है जिसको थोड़ा ध्यान रखना है। इन जनरल एसिडिक एसिड का एक ये ऑर्डर है SH2+, मतलब डैश देने का मतलब यहाँ कोई कार्बन चेन वाला पार्ट है, कार्बन चेन के साथ RSH2+, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा रहता है, फिर उसके बाद OH2+ का नंबर आता है, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर आता है, और सबसे लास्ट में NH3+ का नंबर आता है। जैसे इन जनरल जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट हैं इन सब का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया वाले पार्ट के ऊपर या फिर नाइट्रोजन कोई अमाइन है जिसके ऊपर H+ डाल दिए उसके पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट से ज़्यादा होता है। ये एक सीरीज को याद रखना ही रखना है। बायोमोलिक्यूल्स में इसी के बेसिस पर हम लोग ज्यूटर आयन का भी फॉर्मेशन कराते हैं, बट अभी के लिए ये ऑर्डर याद रखना है तुम लोगों को। जब भी सवाल देगा तो इन जनरल हम लोग का टेंडेंसी ये होता है सोचने का कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, लेकिन एक न्यूट्रल कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ एक पॉजिटिव चार्ज वाले अमोनिया वाले पार्ट से ज़्यादा निकल के आता है। इस एक ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखना। इसको हम लोग क्वेश्चन को कंपेयर करने के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो ऐसा कंपाउंड दे रखा NH3+, और शायद एग्जैक्टली सवाल भी इसी टाइप का कुछ पूछा गया था जो जेई एडवांस में आ रखा था, एम्स में भी एग्जैक्टली सेम ही सवाल आ रखा था, मतलब एग्जैक्टली सेम तो हमको नहीं मालूम, लेकिन इसी पैटर्न का सवाल था जहाँ पे 2 नाइट्रोजन वाले पार्ट थे और एक COH वाला पार्ट। तो सवाल में ऐसा बोला था X, Y और Z में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो एक तो ये सीरीज वाला पार्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन अमोनिया, तो इसका मतलब Y का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा ही होगा एज कम्पेयर टू X एंड Z, ये बिल्कुल फिक्स है, मतलब Y का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना ही होना है। जब X और Z को कंपेयर करेंगे तब उस केस में हम लोगों के पास ये चीज़ है कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड -I इफेक्ट शो करेगा, तो -I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो नेगेटिव चार्ज बनता उसको घटाएगा, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कंजुगेट बेस का, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो COH पास में है NH3 वाले X वाले साइड के, मतलब COH का -I वाला पार्ट आराम से यहाँ का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, जबकि दूसरे वाले साइड में ऐसा कोई कंसंट्रेशन नहीं है, तो X वाले पार्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू Z, Y जबकि सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे निकल के आएगा। इस एक ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखना है हम लोग को, Y ग्रेटर देन X ग्रेटर देन Z। तो ये ऑर्डर रटना है तुम लोगों को, बिल्कुल याद होना चाहिए ऑर्डर टू रिमेंबर वाले पार्ट में। आगे का पार्ट तो कंपेयर भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूट्रल एटम में कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अमोनिया, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। ये तुम्हारे एसिडिक स्ट्रेंथ का सारा कंसिडरेशन था। अब इसके बाद बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, ये सब तीनों टॉपिक मिला करके 40 से 45 मिनट का टॉपिक है। उसके अलावा रेडिकल का स्टेबिलिटी वाला पार्ट वो भी छोटा सा टॉपिक है, मतलब 20 से 25 मिनट का टॉपिक है, तो 1 घंटे के लेक्चर में 4 टॉपिक कवर हो जाएंगे। उसके अलावा फिर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और उसी में बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन, ये एक टॉपिक है, अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा या 40 मिनट का टॉपिक होगा, तो 2 क्लास में ये पूरा टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए क्लास यही पेंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज क्लास रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है रिकॉर्ड? हाँ रिकॉर्ड कर लिया है, चलो ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं आराम से। एक बार बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ आयंस को ढंग से देख लेना, और उसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जैसे SIR इफेक्ट वाला पार्ट है, उस चीज़ को हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस किया करते हैं नॉर्मली, तो वो टॉपिक वैसे भी जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के साथ डिस्कशन हो जाएगा। जो मेडिकल वाले लोग हैं उनको ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हम लोगों को मेडिकल में SIR इफेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। चंदन कुमार।